हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप पी यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जिसका कि बहुत अच्छा से सीरीज चल रहा है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए रिवीजन भी काफ़ी ज़रूरत है, तो उसके रिवीजन के लिए हम लोगों ने रिवीजन सीरीज चलाया है, जिसका कि ये वीडियो पार्ट 5 है। और आज के पार्ट 5 में हम लोग बेसिक वीडियोस का 9 और 10 वीडियो का कंटेंट पूरा रिवाइज करने वाले हैं, काफ़ी फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से और आपको अच्छे तरीके से समझा के। यदि आप इसका बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा बायोलॉजी 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज। उस प्लेलिस्ट में जाके 9वें और 10वें वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप बेसिक वीडियो को देखिए। अगर आप बेसिक वीडियो देख चुके हैं तो आप वीडियो में लगातार अंतिम तक बने रहें, आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, आज का टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल उदित फार्मेसी नाम से बना दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे क्विजेज भी करवाई जाती हैं और फार्मेसी से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल यहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इस टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके क्लिक करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, कॉपर टी किसके बचाव में कार्य करता है। तो देखिए, कॉपर का बना हुआ होता है टी आकार का इस तरीके से, तो आखिर ये किसके बचाव में कार्य करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉपर टी क्या होता है। तो ये एक आईयूडी है, आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी इसको यूट्रस के अंदर नर्स के द्वारा फिट करवाया जाता है ताकि बच्चा न हो, मतलब यानी कि गर्भ निषेचन ना हो, फर्टिलाइजेशन न हो, शुक्राणु और अंडाणु न मिले। तो वही क्वेश्चन है कि कॉपर टी किसके बचाव में कार्य करता है। तो निषेचन नहीं होने देता है। किसके बचाव में कार्य करता है? निषेचन के बचाव में कार्य करता है। तो क्या आपको क्लियर हुआ? मैं क्या बताया कि भाई कॉपर टी क्या होता है, एक आईयूडी है। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब क्या होता है? जो डिवाइस यूट्रस के अंदर डाल के मतलब जिसका यूज यूट्रस के अंदर डालने के बाद हो तो उसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर टी कुछ इस टाइप के आकार का होता है। इसको यूट्रस के अंदर नर्स के द्वारा इंसर्ट करवाया जाता है। उसके बाद ये क्या काम करता है? तो निषेचन को रोकने में मदद करता है। किस चीज को रोकने में? निषेचन को रोकने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का संचरण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है। आप एड्स बीमारी सबसे बहुत काफी फेमस बीमारी है जो कि आप लोग सुने होंगे, एड्स। ये एड्स बीमारी आपको पता होगा कि आखिर किसके कारण। देखिए, एड्स से रिलेटेड जो भी फेमस फेमस पॉइंट है मैं सारे आपको बता देता हूं जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। ठीक है, एड्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है, कहीं कॉपी है तो लिख लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन से मैं भटक गया, मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा, लेकिन हाँ एड्स का जो कुछ बेसिक नॉलेज है पहले मैं वो बता दूं। ठीक है, एड्स का क्या है फुल फॉर्म? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म होता है ये। तो एड्स जो संचरण है, एड्स का जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? तो सबसे ज्यादा किसके द्वारा फैलता है? तो लैंगिक संयोग के द्वारा फैलता है। आपको एक बात बता दें कि यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है कि रक्त स्थानांतरण द्वारा, अपरा स्थानांतरण द्वारा। जी हाँ, रक्त के स्थानांतरण के कारण भी होता है एड्स और अपरा के स्थानांतरण के कारण भी होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा केस देखा गया है एड्स को फैलने का तो वो लैंगिक संयोग द्वारा। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि एड्स का संचारण किसके द्वारा होता है तो डायरेक्ट इनमें से सभी आंसर मारते, लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है कि इनमें सबसे अधिक किसके कारण होता है, सबसे अधिक किसके कारण होता है। देखिए, एड्स का संचारण सबसे अधिक किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है, सबसे अधिक वाली बात है तो लैंगिक संयोग द्वारा। ठीक है, आपको मैं बता दिया। अब एड्स का कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिजा टेस्ट होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो एचआईवी वायरस के कारण। किसके कारण?
HIV वायरस के कारण। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छे से रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस किस तिथि में मनाया जाता है। देखिए एड्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। ठीक है, अब एड्स दिवस भी पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस आपसे यदि पूछ ले तो क्या मारेंगे आप? 1 दिसंबर मारेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनोरिया क्या है। गोनोरिया क्या है, आपको गोनोरिया पे समझना है। देखिए गोनोरिया एक डिजीज का नाम है। क्या है? डिजीज यानी रोग है जो कि एसटीडी है। क्या है? एसटीडी है। एक सेकेंड, आप तुरंत आंसर टिक मत कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में फंसाया हुआ है। देखिए आपको पहले डिटेल से समझना पड़ेगा कि गोनोरिया क्या होता है। गोनोरिया एक बीमारी है, डिजीज है। वो किस टाइप का बीमारी है? तो एक एसटीडी है। अब एसटीडी क्या होता है? एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब हुआ कि वैसे डिजीज जो किसके कारण फैले? तो सेक्सुअली अट्रैक्ट, सेक्स करने के कारण फैले। किसके कारण फैले? तो सेक्स करने के कारण फैले। और उसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? सेक्स को यौन संबंध बनाना। क्या कहते हैं? यौन संबंध बनाना। तो आप हम इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यौन रोग भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताया, गोनोरिया क्या है? एक बीमारी है। किस टाइप का बीमारी है? तो एसटीडी टाइप का बीमारी है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। फिर ये किसके का, सेक्सुअली मतलब यहाँ सेक्स करने से फैलता है। अगर सेक्स बोले तो उसका हिंदी यौन होता है, यौन संबंध बनाना। तो इसका आंसर यौन रोग भी हो सकता है। तो मेरे को दो ऑप्शन मिल गया, यौन रोग और एसटीडी। फिर आपको अगर और क्लियर करके मैं बताऊं, पहले मैं स्लाइड क्लियर करूं। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका बेसिक वीडियो को देख सकते हैं, बेसिक में और अच्छे से समझाया गया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए एसटीडी, गोनोरिया एसटीडी है, आपको ये पता चल गया। एसटीडी के कारण इसको यौन रोग भी बोलेंगे। और जो यौन रोग है ये गोनोरिया, वो फैलता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया का आदान प्रदान हो जाना, इसका बैक्टीरिया इसमें चला जाएगा। तो इस कारण से एक दूसरे का, जैसे कि कोई पार्टनर है, इसके साथ सेक्स किया, फिर दूसरे के साथ सेक्स करेगा, हो सके उसमें गोनोरिया डिजीज होगा तो उसका बैक्टीरिया उसमें भी चला जाएगा। तो इस कारण से मल्टीपल पार्टनर के साथ यदि आप सेक्स करते हैं तो उससे गोनोरिया बीमारी के फैलने का मतलब चांस बढ़ जाता है। किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण। इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देख रहे हैं क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यही ध्यान देना है कि गोनोरिया इससे क्या हो जाएगा, यानी सभी है, बैक्टीरियल डिजीज भी है, यौन रोग भी है और एसटीडी भी है। ठीक है, एम आई मतलब क्या आप लोग का सही है? सही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करके कम से कम 50 पहुंचाइए और कमेंट कर दीजिए अच्छा सा कि अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है। यौन संक्रमित रोग, अब वही बात हो गया कि यौन संक्रमित रोग का मतलब हुआ कि इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले तो यौन संक्रमित रोग और इंग्लिश में बोले तो एसटीडी, एक ही बात है। एसटीडी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सेक्सुअली का मतलब यौन, ट्रांसमिटेड का मतलब हुआ संक्रमित और डिजीज का मतलब हुआ रोग। तो उसको हिंदी में बोलेंगे यौन संक्रमित रोग, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? यौन संक्रमित रोग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी है। कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बीमारी है जो कि यौन संक्रमित है। आपने पढ़ा गोनोरिया, वो भी यौन संक्रमित बीमारी है। एड्स, वो भी यौन संक्रमित बीमारी है। हेपेटाइटिस बी, ये भी यौन संक्रमित बीमारी है। ये कुछ बीमारी हैं जो कि आपके सिलेबस में है जो कि यौन संक्रमित है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन के हिसाब से छांटना है कि कौन से यौन संक्रमित है। कैसे छांटोगे आप? देखिए आप आसानी से इसको एक अलग कर सकते थे। टाइफाइड, टाइफाइड क्या यौन के कारण होता है? नहीं जी, ये गंदा पानी वगैरह पी लेने से होता है। टेटनस किसके कारण होता है? तो भैया टेटनस होता है कील या फिर कोई जंख लगा काटी के करने के कारण। और लेप्रोसी भाई कैंसर वाले केस को कहते हैं, तो इस कारण से ऐसा नहीं होता है। यौन संक्रमित रोग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच। जी हाँ, आपको बता दें कि सिफिलिस भी एक क्या है, यौन संक्रमित रोग का टाइप है। आपको बता दें कि एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, 12th क्लास बायोलॉजी का, वो चैप्टर मैं अभी नहीं कराया हूँ, कुछ दिन में मैं करवाऊंगा। वहां पे सारे डिजीज को सिर्फ एक जगह पढ़वाऊंगा, जितना भी डिजीज आपके सिलेबस में, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं है, जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ उसको फोकस कीजिए। सिफिलिस कौन सी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार मैं क्लियर कर दूं स्लाइड को आपको, ताकि क्लियर बहुत अच्छे तरीके से दिख सके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस। जो ये सिफिलिस है वो किसके कारण होता है, यही है ना क्वेश्चन। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। सिफिलिस का जो पता लगे, किसी को यदि सिफिलिस हो गया है तो उसके लिए डॉक्टर कौन सा जांच करवाता है, तो उसके लिए डॉक्टर VDRL टेस्ट करवाता है। कौन सा क्या कहते हैं टेस्ट करवाता है, VDRL टेस्ट करवाता है। कौन सा, VDRL टेस्ट करवाता है सिफिलिस बीमारी के लिए, ठीक है। और एलिजा टेस्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि यही क्वेश्चन से आपको यह भी समझना है कि एलिजा टेस्ट के लिए किसके लिए करता है, तो एलिजा टेस्ट के लिए एड्स एड्स अगर किसी को, डॉक्टर को क्या कहते हैं, ये शक है कि आपको एड्स है तो वो एलिजा टेस्ट लिखेगा। अगर सिफिलिस का डाउट है तो वो VDRL टेस्ट लिखेगा। तो क्या आपको क्लियर हुआ, एक बार आप फिर से क्लियर करके देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये बन रहा है क्वेश्चन का, ये डिजीज वाला आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है, टेस्ट वगैरह के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस से मैच करता है। आगे चल के आपको इसी सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सिफिलिस के लिए पेंसिल, हाँ, सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है तो आपका VDRL हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, VDRL। अगर एलिजा बोले तो एड्स, क्या हो जाएगा, एड्स। और एक चीज आप याद रख सकते हैं, जो कि मैं लगता है नहीं लिखा, क्वेश्चन लिया हूं, कि टाइफाइड, क्या, टाइफाइड, TYPHOID, टाइफाइड के लिए जो कौन सा टेस्ट लिखा जाता है, तो विडाल टेस्ट। कौन सा, विडाल टेस्ट आप लिख के रख सकते हैं कॉपी में, कि टाइफाइड बीमारी के लिए विडाल टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स के लिए उपयुक्त जांच है, तो ये तो आपके लिए अब तो बहुत आसान काम हो गया, एलिजा टेस्ट, क्योंकि मैं पहले भी बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग जांच के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है, तो देखिए बच्चे का गर्भ में ही पता लगा लेना कि वो बेटी है या बेटा, उसको हम लोग लिंग जांच कहते हैं। तो इसके लिए मतलब किस नियम का मतलब सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है, तो वो है एमनियोसेंटेसिस। कौन सा विधि है, एमनियोसेंटेसिस। आपको बेसिक वीडियो यदि देखे होंगे तो आपको बताया होंगे कि एक ये इस तरीके से पेट का फोटो होगा और अंदर बच्चा है, और यहाँ से इंजेक्शन से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है, उससे उसके गुणसूत्रीय विकिरण का पता लगाया जाता है कि वो XX है या फिर XY है, जिससे वो पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, जिस कारण से भ्रूण हत्या का भी केस बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक वीडियो को देखिए, नहीं तो मैं समझाता हूँ। लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का दुरुपयोग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा क्या है, एमनियोसेंटेसिस विधि, और एमनियोसेंटेसिस में ही पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप बेसिक वीडियो को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको शॉर्टकट में MTP बोला जाता है। आपके परीक्षा में कभी कभार ये पूछ लेगा कि MTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको आम भाषा में बोले तो बच्चा गिराना, क्या, बच्चा गिराना या फिर एबॉर्शन करवाना को MTP कहते हैं, ठीक है। कितने दिनों तक सुरक्षित है, यानी बात ये हुई कि यदि निषेचन हो चुका है, बच्चे का अस्तित्व पेट में हो चुका है, आ चुका है, तो आखिर कब तक हम लोग उसका एबॉर्शन करवा सकते हैं, सेफ रहेगा कब तक, तो भैया तीसरे महीने तक सेफ रहता है, तीसरे महीने तक सेफ रहता है, आप MTP करा सकते हैं, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। तो एक तीसरा महीना तक, एक महीने में 4 सप्ताह, तो 3 महीने में कितने सप्ते, टोटल 12 सप्ते, तो यानी 12 सप्ते तक, 12 सप्ताह गर्भ अवस्था के 12 सप्ताह तक आप लोग क्या कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके आगे फार्मेसी सिलेबस में काफी डिटेल में पढ़ना है कि कौन से दवा लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, कैसे है, काफी डिटेल में पढ़ना है, तो आपको अभी से ही ये सब फोकस करके चलना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है। यानी यही हुआ कि यदि ये यूट्रस है, यदि क्या है ये यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर जब योनि के अंदर वेजाइना के अंदर जब पेनिस अंदर जाता है और अंदर में स्पर्म इजैकुलेट होता है, यानी अंदर में सीमेन को निकाला जाता है, शुक्राणु को निकाला जाता है, तो उसको नाशक के लिए, उसके नाशक मतलब उसको नष्ट करने के लिए कुछ रासायनिक विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, शुक्राणु नाशक कुछ क्रीम आते हैं रासायनिक विधि में, तो वो अपनाया जाता है। तो वो कहाँ पर मारते हैं शुक्राणु को, तो आपको योनि में भी मारता है और ग्रीवा तक के, इस दोनों जगह को मार देता है। ऐसा नहीं है कि फेलोपियन ट्यूब तक को भी वो कीड़ा वो क्रीम पहुंच जाता है, तो नहीं है। कुछ जेली क्रीम आते हैं, आगे मैंने क्वेश्चन लिया है उससे रिलेटेड, तो कुछ रासायनिक विधि के तहत जेली क्रीम आते हैं जो कि क्या होते हैं, शुक्राणु नाशक होते हैं। वो क्रीम लगा लेने से शुक्राणु मर जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होने का चांस बहुत कम होता है। तो शुक्राणु शरीर के किस हिस्से तक, तो योनि और ग्रीवा, बस। तो दोनों एक एवं दो हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। अवरोधक तकनीक का प्रयोग, अवरोधक तकनीक मतलब हुआ कि किसी चीज को रोक थाम के, जैसे ये पेनिस है, तो पेनिस को क्या करना है, पेनिस का तो अंदर जाएगा ही यूट्रस के वेजाइना के अंदर, लेकिन अवरोधक तकनीक, इसको ही अवरोध किया जाए, यानी मतलब एक तरीके से ढक दिया जाए, तो वह है कॉन्डम तरीका। कौन सा है, कॉन्डम तरीका, जिसके कारण कि आप अवरोधक तरीके से प्रजनन दर को रोका जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, कॉन्डम तो अवरोधक तकनीक है, लेकिन क्या ऑप्शन आप और भी देखें, वेजाइनल पाउच ये भी एक अवरोधक तकनीक है, डायफ्राम ये भी वेजाइना के अंदर लगा लिया जाता है, ये दोनों लड़की के लिए, ये लड़का के लिए है। इस तरीके से तीनों अवरोधक तकनीक के तहत आता है प्रजनन दर को रोकने के लिए। इस कारण से आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है। जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि का उपयोग में लाई जाती है, तो रासायनिक विधि पूछ रहा है, उस समय अवरोधक तकनीक पूछा था, लेकिन अभी रासायनिक विधि तो मैं कुछ देर पहले ही बताया था कि रासायनिक विधि में क्या आते हैं, जेली क्रीम आते हैं जो कि शुक्राणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोध है एक नर कॉन्डम का मशहूर ब्रांड है, यानी नॉर मेल कॉन्डम का ये मशहूर यानी फेमस ब्रांड है निरोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग आफ्टर पिल, ये टैबलेट का नाम है मॉर्निंग आफ्टर पिल, गर्भधारण को रोका जा सकता है, तो यदि इसे कितने घंटे के अंदर लिया जाए। यानी मान लीजिए कि आपको यदि सेक्स कर लिए हैं और गर्भधारण आपको डर है कि हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए आप कितने घंटे के अंदर वो टैबलेट खाएंगे, तो 72 आवर के अंदर, 3 दिन, यानी 24 इंटू क्या कहते हैं 3, तो इस तरीके से 72 घंटे के अंदर यदि आप इस टैबलेट को खा लेते हैं, तो आपका चांस है कि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं अब 10th वीडियो को रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास स्लाइड रेडी है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का पार्ट 1 हम लोग इसी वीडियो में रिवाइज करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी दंपत्ति की 6 पुत्रियां हैं, अगली संतान पुत्री होने की कितनी संभावना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इस टाइप का कि किसी को लगातार यदि 6 बेटी है तो अगला भी बेटी ही होगी या बेटा होगा, इसका कितना चांस है भैया, 10 बेटी हो जाए फिर भी अगला चांस जो होगा 11वां बच्चा या तो बेटा हो या बेटी हो, तो 50% ही चांस है। ऐसा कोई नहीं है कि लगातार 6 बेटी हो गई है तो अगला बार भी बेटी ही होगी, ऐसा नहीं है, 50% ही चांस होता है। ठीक है, अगर इसका बेसिक डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप बेसिक वीडियो देखिए, वही 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज का 10वां वीडियो देख लीजिए, वहां पे डिटेल में समझाए हैं कि क्यों 50% ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया, किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना कितनी होगी। यानी किसी को लगातार 5 बेटी हो रही है तो पुत्र होने का, छठा संतान जो हो वो बेटा हो, कितना चांस है, तो 50% भैया। ऐसा नहीं है कि एकदम 0% है कि बेटा होगा। क्यों, क्योंकि 5 बेटी लगातार हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं माना जाता है भाई। 5 या 10 बेटी जितना भी हो जाए या फिर 10 बेटा हो जाए, अगला संतान बेटा होगा या बेटी होगा, उसका चांस 50% ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त समूह ओ तथा शिशु का भी रक्त समूह ओ हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? जब माँ भी ओ है, बच्चा भी ओ है, तो पिता भी क्या होंगे? ओ ही होंगे। ठीक है, ओ ही रक्त समूह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। तो रक्त समूह के जांच के लिए एंटी सीरम को लिया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। एक मटर में प्रभावी गुण है, तो मटर के कुछ प्रभावी और अप्रभावी गुण हैं। आपके एनसीईआरटी की किताब में टेबल बना हुआ इस चैप्टर में, तो आप जाकर के उस अप्रभावी और प्रभावी गुण को काफी डिटेल में पढ़िए, क्योंकि इस टॉपिक से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो आया मैंने बेसिक वीडियो में भी पढ़ाया है, आप जाके बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे अच्छे समझाया है। यहाँ पे तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड रिविजन करवा रहा हूँ, और जो देख चुके हैं वो आसानी से रिवाइज कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मटर में कुछ प्रभावी गुण हैं, उनमें लंबा तना भी शामिल है, गोल बीज भी शामिल है, और पीला बीज कवच भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मादा के यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोजोम की कितनी संख्या होती है? तो आपको पता है कि हमारे शरीर में 2 तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक होता है ऑटोजोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोम टोटल 22 जोड़ा पाया जाता है और सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़ा। तो इस तरीके से 23 जोड़ा टोटल हो गया, 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? तो वो 22 जोड़ी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या आनुवंशिकता के नियम को मेंडल ने प्रस्तावित किया था, और मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो भैया मेंडल को, यह आपको भी पता है। किसी युग्मक में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को क्या कहते हैं? कह रहा है किसी युग्मक में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को क्या कहेंगे? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम। किसी युग्मक के कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को जीनोम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर की संख्या कितनी है? तो मेंडल के द्वारा कुल जो कैरेक्टर का अध्ययन किया गया था वो कितना था? 7। कितना था? 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया गया था। मेंडल के अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया था? तो मेंडल के अवधारणा को मेंडल के नियम में कोरेंस नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस के कहते हैं नियम में अवधारित कर दिया था। मेंडल क्या थे? मेंडल ना तो वैज्ञानिक थे, अब वैज्ञानिक बन गए जब वो रिसर्च कर दिए, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं थे, शायद इस कारण से उनके बात को वैल्यू नहीं मिला। और जब तक वो मेंडल ही ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि जब तक जीवित रहे उनको अपने क्रेडिट नहीं मिला, काम का फायदा नहीं मिला, कुछ भी लोग वैल्यू नहीं दिए। आज से फिर 10 से 20 साल 50 साल बाद कोरेंस नाम के वैज्ञानिक आए, जो कि इनके नियम को पढ़े फिर से और बोले कि नहीं ये सही बोल रहे थे। समझे? तो मेंडल क्या थे? ऑस्ट्रियन पादरी थे। ऑस्ट्रिया नाम का देश है, वहां पे चर्च में फादर थे, उसी को पादरी बोला जाता है। ठीक है, और किसान थे। किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप का F2 का वंशज का अनुपात कितना होगा? तो भैया मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है। कितना होता है? फिनोटाइप बोलेगा तो 3:1। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मटर के पौधे का नाम पाइसम सेटाइवम होता है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। पता चल गया, पाइसम सेटाइवम। तो बढ़िया है, इस तरीके से आज का रिवीजन हम लोग का कंप्लीट हो गया। और आप अगर और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन नाम से कोर्स मिल जाएगा डी फार्मा का। अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो फिर ओके बाय।